हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम 28 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। 28 तारीख का मतलब ये है कि हम 26 और 27 तारीख की जो पीआईबी की न्यूज़ हैं उसको आज 28 तारीख को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि मैं एक दिन पहले की पीआईबी करवाता हूँ और अभी हमारा थोड़ा बैकलॉग चल रहा है, इसलिए हम पीछे वाली पीआईबी भी कवर करवाएंगे। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप मेरे पे विश्वास रखो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो छूटेगी नहीं। जैसे मान लो कि आज हम सब कुछ कवर नहीं करवा पाए हैं, तो मेरे पास में लैपटॉप के अंदर मैं टैब खोल के रखता हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो जब तक मैं पीपीटी के अंदर नहीं उतारता तब तक उसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ। और इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको पढ़ा के उसके बाद में ही वहाँ पे डिलीट करता हूँ मैं। तो आप विश्वास बना के रखो कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, इतनी मैं कोशिश करूँगा। और उसके अलावा कुछ आपके जो जेन्युइन सवाल थे, जेन्युइन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तो सवाल जैसे पीडीएफ वाला है, तो पीडीएफ वाला आपको मैंने कह दिया था कल भी कि आपको टेलीग्राम आईडी है तो वो मिल जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ कि स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, ये आप टाइप करो टेलीग्राम पे, और वहीं पे ही आपको लगभग 97,000 है, 97,000 के समथिंग उसके फॉलोवर हैं। तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को ले सकते हो, डेली पीडीएफ आती है वहाँ पे। जैसे यूट्यूब पे वीडियो आएगा उसके साथ में ही आ जाएगी। फिर उसके बाद में एक सवाल था कि ये एक साल तक रहेगा। बिल्कुल, ये एक साल तक ही मैं रखूँगा इसको, और कोशिश करूँगा कि 30 से 20 दिन पहले तक मैं कवर करवाता रहूँ, आपको रेगुलर रहूँ। फिर उसके बाद में एक कह रहे हैं कुछ बच्चे कि पीडीएफ को सेपरेट करके दे दो, कि हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप ऐसा काम करो ना कि एआई के अंदर जाओ और एआई को कह दो कि आप पीडीएफ को सेपरेट करके दे दो, वो दे देगा। फिर उसको आप मंथली चेंज करना चाहो तो मंथली करवा लो, कैसे भी आप करवाना चाहो करवा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनका जेन्युइन सवाल है। उससे मैं मतलब ऐसे मानता हूँ कि आप वाजिब सवाल कर रहे हो, मेरे को एक अच्छी एडवाइस दे रहे हो आप कि मेरे को इंग्लिश की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो मैं जैसे एक तो था जैसे खूंट कट्टी वाला मैंने बताया था, तो आपको पता है इंग्लिश के अंदर भी यही कहेंगे उसको। खूंट कट्टी को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम ही कहते हैं। और उसके अलावा जैसे मत मान लो कोई साउथ के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उनको मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनको बिल्कुल हिंदी आती नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये कर सकते हैं अपन कि एआई का जो सबटाइटल आते हैं तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिक्स टाइम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुबह ला पाऊँ, और हो सकता है मैं मंडे से ला पाऊँगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी इतनी सारी न्यूज़ है और काम भी काफ़ी सारे चल रहे हैं साथ में, इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में मंथली वाली आपने कहा था कि ये मंथली पीडीएफ हमें चाहिए, तो उस वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने एक कहानी 10 दिन पहले लगभग बताई थी कि उस कहानी के अंदर मैंने कहा था कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, ऐसा कुछ था। तो आप देख लेना, यदि पीछे वाले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो 1 मई से हमारा वीडियो आ रहे हैं, 2 मई से आ रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप शुरू करो और आप कोशिश करो कि वो सारे कवर कर सको। वहाँ से नहीं कर सको तो आप पीडीएफ के अंदर जाके वहाँ से ज़रूर कवर कर लो, ठीक है। और उसके अलावा ये पीसीएस के लिए भी है, एसआई वगैरह जो राजस्थान के अंदर चल रही हैं, छोटी एग्जाम है, उनके लिए भी जो इंडिया जी के है, आपका इंडिया का जो करंट है वो यहाँ से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। कल हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी, जो आधार वर्ष है आईआईपी का। एक सेकेंड। हम्म जो आईआईपी का आधार वर्ष है वो चेंज हुआ है, उसको 22-23 कर दिया है। 11-12 से चेंज करके उसको 22-23 कर दिया है। तो उसके FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आईआईपी है तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर काफी डीप में दिया हुआ है। और यूपीएससी का इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है वो इसी अनुसार आया है, और इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, उनको एकदम ही छोड़ देते हैं और वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट साइट के अंदर यदि दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखना उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीप के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो आपको जनरल नॉलेज तो आपको पता ही है, कल मैंने लगभग जनरली जो चीजें थी कि आधार वर्ष है तो मोस्पी के अंदर एनएसओ निकालता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं।
जैसे आईआईपी का अर्थ क्या है वो पता है आपको, कि औद्योगिक उत्पादन है तो उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज कितना हुआ है। टोटल उत्पादन को नहीं दिखाता ये कि उसके अंदर चेंज कितना हुआ है, उसको आईआईपी दिखाएगा। फिर इसका संकल्प और प्रकाशन मोस्पी है, वो करेगा। एनएसओ करेगा उसके अंदर, ठीक है। एनएसओ का आपको पता होना चाहिए, पहले सीएसओ और एनएसएसओ दो थे, उनको मिला के चेंज करके 2019 के अंदर शायद, तो 2019 के अंदर इसको एनएसओ बना दिया था। फिर इसका आधार वर्ष है तो ये 2022-23 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर संशोधन का कारण, कि इसके अंदर संरचनात्मक परिवर्तन, तकनीकी विकास और नए उत्पादों को शामिल करके और सटीक बनाया जा रहा है। उसका जो हम आकलन कर रहे हैं जीडीपी का या फिर आईआईपी का, किसी भी चीज का आकलन करते हैं तो उसके लिए आधार वर्ष को चेंज इसीलिए किया जाता है कि आपका आकलन है वो सटीक हो सके। ये मैंने कल बता दिया आपको, ठीक है। तो संशोधन का क्रम क्या है कि, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नई चीज है कि ये पहली बार संशोधन नहीं किया है, ये 10वां संशोधन था। ये ऐसे ऐसे फैक्ट पूछने लग गया है तो हमें भी है ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 10वीं बार संशोधन किया गया है इसके अंदर। उसके बाद में विस्तारित कवरेज, मतलब नई श्रृंखला है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं। पहले आपको पता है खनन था, बिजली था, मतलब माइनिंग था, मैं इंग्लिश में भूल जाता हूं, तो माइनिंग था, मैन्युफैक्चरिंग था और इलेक्ट्रिसिटी था। ये 3 चीजें थी पहले, मतलब खनन था, विनिर्माण था और बिजली था, इलेक्ट्रिसिटी था। उसके अलावा अभी जैसे गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट, ये चीजें और जोड़ दी, ये 4 चीजें और ऐड कर दी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे खनन क्षेत्र है, ये खनन वाला है, ये जो पहले से थे तो उसको भी 2 पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर कर दिया है। बिजली को 2 पार्ट के अंदर कर दिया है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फिर उसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र है, तो विनिर्माण क्षेत्र के अंदर आइटम्स का चयन कैसे किया जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, आप देखना। तो विनिर्माण क्षेत्र है मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसके अंदर क्या है कि एक एनुअल सर्वे निकलता है, आपको पता होना चाहिए, एनुअल सर्वे निकलता है, एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये 2 साल का है, जैसे 2021-22 और 2022-23। ये आर्टिकल लगभग हमें 15 मिनट के अंदर करना है, ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा आर्टिकल है और अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। 2021-22 और 2022-23, ठीक है। तो इसके अंदर किया हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 तरीके से दोनों सालों के अंदर कॉमन चीजें ढूंढी जाएंगी, मतलब कि इन दोनों सालों के अंदर कॉमन चीजों का उत्पादन क्या हुआ। मान लो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खिलौना इंडस्ट्री के मान लेते हैं अपन, कि उसके अंदर एक लूडो ही बनाता है, फिर उसके बाद में टेडी बियर बनाता है, उसके अलावा प्लास्टिक की कार बनाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे 2021 है, 21 के अंदर कोई कंपनी है तो वो लूडो बना रही है, प्लास्टिक की कार बना रही है और टेडी बियर है वो बना रही है। फिर 2022 के अंदर हम देखें, 2022 के अंदर कोई ये खिलौना इंडस्ट्री है तो वो ज़्यादातर ये लूडो भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, प्लास्टिक कार भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ और जुड़ जाती है उसके अंदर, कि मान लो रिमोट वाली कार, रिमोट से चलने वाली कार है, ये जुड़ जाती है। तो ये देखते हैं 2021 और 22 के अंदर कि इन दोनों ईयर के अंदर कॉमन क्या है। कॉमन तो ये 3 चीज़ें हैं, रिमोट वाली कार नहीं है, आपको पता है। तो इन 3 चीजों को कॉमन है तो उनको उठा लेते हैं। पहली बात तो कि ये दो ईयर के आधार पे एनुअल सर्वे है, उसको उठाया, उसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो ली जाती हैं। फिर उसके बाद में ये देखते हैं कि ये टोटल जो खिलौने का उत्पादन है तो उसका ये 80% हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो टोटल खिलौने हैं तो उनके उत्पादन की जो कीमत है वो 80% हो रही है या नहीं हो रही है। यदि 80% नहीं हो रही, मान लो ये 3 चीजें मिला के और सिर्फ उसके कीमतों के अंदर टोटल खिलौना इंडस्ट्री है उसके अंदर 70% का ही योगदान देती है, तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, जो रिमोट वाली कार है उनको भी जोड़ देंगे। ये कि मतलब कम से कम 80% इनका उत्पादन होना चाहिए और वो कॉमन भी होनी चाहिए इन दोनों सालों के अंदर। ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद में अगला है इमर्जिंग प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि कोई नया उत्पाद आ गया है मार्केट के अंदर, 2011 तो काफी पुराना हो गया, और नया प्रोडक्ट है और वो टोटल 2% योगदान देता है टोटल उत्पादन के अंदर। मान लो 2% से ज्यादा योगदान देता है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। मान लो कि एक अभी ड्रोन वाले जो खिलौने हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2% से ज्यादा इनका योगदान है
तो अब जैसे ये काउंट करेंगे हम, तो उसके अंदर ये ड्रोन वाली ये भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यही बता रखा है इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग आइटम है उनका चयन किया जाता है। ये एनआईसी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज हैं तो उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पे होता है। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन जैसे 3 आधार पे भी होता है, मतलब एनआईसी 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरीके से होते हैं। इसका मतलब है कि मान लो एक कपड़ा उद्योग है, कपड़े के नीचे रेशम आ गया, सूती आ गए, मतलब इसके भी और डिवीजन हो गए। तो यहां पे जो ये 3 स्तर तक जा सकता है ये। ठीक है, तो ये एनआईसी 3 हो गया। और यदि ये 4 स्तर तक जा सकता, मान लो फूड प्रोडक्ट है, तो फूड वाले हैं तो वो काफी नीचे तक जाते हैं। फूड के अंदर हम अलग अलग चीजें देखते हैं, जैसे मतलब डेयरी है, और भी उसके डेयरी के अंदर जाएंगे तो आइसक्रीम वगैरह बनती है, आइसक्रीम के अंदर देखेंगे तो और भी अलग अलग आइसक्रीम बनती हैं। तो ऐसे करते हुए ये एनआईसी 4 के अंदर या 5 के अंदर जितने भी इसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, नीचे से नीचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार एनआईसी के तहत क्लासिफिकेशन करती है, ये आपको पता होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अब अन्य क्षेत्रों के आइटम का चयन। जैसे खनन है, तो मतलब माइनिंग है, तो माइनिंग के अंदर 34 मिनरल्स आएंगे, एक रेयर अर्थ मेटल भी आएगा, मटेरियल भी आएंगे, 9 ये माइनर मिनरल हैं, ये भी आएंगे। ठीक है, तो मतलब खनन के अंदर अलग आएंगे। फिर उसके बाद में विद्युत है, विद्युत के अंदर भी हमने बताया था कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, ये रिसोर्सेज आएंगे। गैस के अंदर भी आएंगी अलग अलग चीजें, ये वही चीजें बता रखी है, मैंने बताया था वही। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वर्ड है एनईसी, नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। मान लो सरकार को ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का डेटा एकत्रित करना है, तो उसके अंदर जो चीजें, मान लो हमने पहले तो क्लासिफाई, हमने एनआईसी के तहत अलग अलग चीजें क्लासिफाई कर रखी हैं। ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, उसके तहत मैंने बताया कि अलग अलग चीजों का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, और उसको सबको मिला के और उसके बाद में आईआईपी निकाला जाता है। तो जैसे ये जिन चीजों को एनआईसी के अंदर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो होती है एनईसी, नॉन एल्सवेयर क्लासिफाइड, वो चीजें होती हैं। जैसे मान लो कि आप एक एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, तो ये एक बिस्किट बनाती है, फिर उसके बाद में ये ब्रेड बनाती है, और उसके अलावा एक प्रोटीन वाली कुकीज बनाती है, मान लो। ठीक है, और ये नया प्रोडक्ट है, और ये पहले क्या है कि पहले तो यही आइटम थे, यही ऐड किए हुए थे, लेकिन इसने ये नया उत्पाद बनाना कंपनी ने शुरू कर दिया, और इसको उसके अंदर शामिल नहीं किया हुआ है, आईआईपी को गणना करने के अंदर शामिल नहीं कर रखा है, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट ही हैं। तो पहले जो पुरानी सीरीज थी उसके अंदर क्या करते थे कि ये जो एनसीई है, नॉन क्लासिफाइड, ये जो चीजें हैं, तो इनको शामिल नहीं करते थे। पहले सिर्फ बिस्किट और ब्रेड को ही शामिल करके उसके बाद में इन्हीं के अंदर है ना, मान लो ये इसके अंदर भी कुछ कमाई हो रही है, तो इसी के अंदर ही थोड़ा थोड़ा और जोड़ देते थे कि भाई 5 रुपए इसके जोड़ दो, 5 रुपए इसके जोड़ दो, टोटल 100 करना है उसको, तो ठीक है, ये इतना इतना ये प्रोडक्शन कर रहा है, इसी तरीके से इसमें जोड़ देते थे। लेकिन अब क्या है कि नई सीरीज आई है, तो उसके अंदर जो नए उत्पाद हैं जिनको क्लासिफाई नहीं किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो वो कंपनी के अंदर जाएंगे, और कंपनी के अंदर जाके और ये कहेंगे कि ये नया उत्पाद तुम कौन सा बना रहे हो, तो वो बताएंगे कि ये उत्पाद हमारा ये है, और इसको भी आप लिख लो, तो वो नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद में सब उसकी भी गणना होगी साथ के अंदर। ठीक है, तो यही बता रखा है कि एनसीई है तो इसकी भी अब गणना होगी, अब जो नई सीरीज आ रही है उसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगले में है आइटम ऑफ गुड्स का निर्माण, ग्रुप्स का। इसका मतलब है कि एक जैसे आइटम है उनको एक साथ में लाके, और सरकार उसकी जो फिजिबिलिटी है आसानी से उनकी तुलना की जा सके, उनके अंदर एक रूपता लाई जा सके। जैसे कि डिटर्जेंट और साबुन, ये सब मिला के एक एक प्रोडक्ट बना दिया, जिसके अंदर नहाने की, कपड़े धोने की, वो सारी साबुन और डिटर्जेंट आ जाएं। तो इस तरीके से एक एक ऐसा बना दिया, फिर उसके बाद में दूसरा ग्रुप बना दिया, ऐसे ग्रुप बना के सरकार उनका मूल्यांकन करेगी बाद में। ठीक है, आईआईपी के अंदर। उसके बाद में ये नवीकरणीय ऊर्जा वाला है, ये मैंने बता दिया है पहले ही। फिर उसके बाद में आईआईपी में बाहर आपको पता है कि जैसे विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है,
और उसके अलावा माइनिंग है और उसके अलावा जो नई चीज़ें जुड़ी हैं जैसे गैस है, अपशिष्ट है, ठीक है, जो तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके जितना भार होगा वेटेज इनके हिसाब से होगा। जैसे आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग है तो लगभग ज़्यादा ही रहता है, 50% भार है ना, वो उसका योगदान मैन्युफैक्चरिंग देता है आईआईपी के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा दे दिया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको 10 मान लो, फिर ये है तो इसको 5 मान लो, अलग अलग को जितना जितना इसका योगदान होगा जीडीपी के अंदर, जीडीपी नहीं जिसके उत्पादन में कीमत में, तो उतना है ना उसका योगदान बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही है कि आईआईपी में भार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जीवीए और जीवीओ इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। मान लो कि आप मार्केट के अंदर आप देखते हो कि जैसे एक बेकरी है, तो बेकरी आटा लाती है, ठीक है, आटा मान लो उसको, ये कच्चा माल है तो ये 50 रुपए का पड़ा, ठीक है, और उसके बाद में उस बेकरी ने ब्रेड बनाई और उसको उसने 150 रुपए के अंदर बेच दिया, ठीक है। तो मतलब आटा लाया, ये कच्चा माल है और ये 50 रुपए का है, और उसको बना के ब्रेड बनाई और उसको 150 रुपए के अंदर बेच दिया। जो ये 150 रुपया है तो ये तो होता है ग्रोस वैल्यू आउटपुट, जीवीओ ये होता है, ठीक है। और जीवीए होता है जो उसने जोड़ा, मतलब ये 50 रुपए की चीज थी, इसको 150 के अंदर इसने बेचा है, तो इसका मतलब 100 रुपए जुड़ गए, तो 100 रुपए जो जुड़े हैं वो होता है जीवीए। इन दोनों के अंदर आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। काफी आसान भाषा में मैंने बताया आपको। तो ये कह रहा है कि जीवीए या जीवीओ है उसके योगदान के आधार पे अलग अलग जो क्षेत्र हैं तो उनको बांटा जाएगा, उसको महत्व को दर्शाते हैं। फिर सेक्टर वाइज भार का निर्धारण किया जाएगा। नई श्रृंखला के अंदर क्या होगा कि अलग अलग जो सेक्टर हैं तो उनके कितने कितना योगदान है, वही ऊपर वाली बात है कि उसको बताया जाएगा। उसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र के अंदर इनकी काउंटिंग करने का तरीका अलग होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी है और माइनिंग है उनके अंदर जो ये गणना करेंगे उसका तरीका अलग होगा। जो विनिर्माण क्षेत्र है तो उसके अंदर तो ये क्या करेंगे, जैसे NIC 234 अंक के स्तर पे है तो इसके आधार पर नापेंगे इसको। जैसे मैंने आपको बताया था कि NIC का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक उत्पाद है, उसके नीचे दो और चीजें आ रही हैं, तो वो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, तो कितना इनका योगदान है उस आधार पे विनिर्माण क्षेत्र है तो उसको पूरे को मापा जाएगा। और जो माइनिंग वगैरह है तो उसके लिए जैसे माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इसको क्या है, इसको अलग तरीके से नापेंगे कि जो मेन मान लो कि जो मूल्यवान चीजें हैं माइनिंग के अंदर, मान लेते हैं अपन जो मूल्यवान चीजें हैं तो उनको काउंट करके और फिर उसके बाद में एक कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी बताएगी, जैसे माइनिंग वाली है तो वो बताएगा कि माइनिंग के लिए एक होता है इंडियन माइनिंग ब्यूरो, तो मान लो सरकार इसके पास में भेजेगी उसके बाद में, और वो बताएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं तो उनको शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो विनिर्माण के लिए अलग होता है और बाकी सेक्टर हैं उनके लिए अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से नापेंगे इनको। उसके बाद में आइटम बास्केट के अंदर बदलाव किया गया है। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो कुल मद है पहले 407 थी और अब 463 हो चुकी है। मैंने कहा था कि इसको आप नोट कर लेना, पीसीएस वगैरह के अंदर काम आता है। फिर जैसे विनिर्माण क्षेत्र है तो उसके अंदर 405 से 455 हो गए। खनन के अंदर पहले एक ही था, अब 3 चीजें और जोड़ दी थी तो टोटल ज्यादा हो गई हैं। ऐसे ही जल आपूर्ति है और ये जो चीजें हैं उनको भी जोड़ा है, तो वो सब आप देख सकते हो। और उसके अलावा जैसे 120 आइटम है वो जोड़े गए हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, जो चुंबकीय पट्टी वाले हैं, सीसीटीवी कैमरा है, विमान अंतरिक्ष यान है, इस तरीके से जो नई चीजें हैं उनको जोड़ दिया है। जैसे आपको पता है कि पहले जब 2011 था तो उस टाइम पे यूपीआई वगैरह और ऐसी चीजें नहीं थी, तो उनको उन चीजों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब बाद में जोड़ा गया है कि ये चीजें जो मतलब जो पहले नहीं थी और उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी नई आई है, ऐसी चीजों को इस बार जोड़ दिया गया है। उसके बाद में जो पुरानी चीजें थी जैसे केरोसिन है, हम CFL वगैरह ये अब बंद कर चुके हैं, एलईडी वगैरह आ चुकी हैं, तो ये है, तो प्रिंटिंग मशीन है, इन सबको हटा दिया है। जो पुरानी चीजें थी उनको हटा दिया है। और आइटम बढ़ाने का महत्व है तो वो आपको पता ही है कि जो उत्पादन विविधता है, उभरते उत्पाद है, तो उनको प्रौद्योगिकी है तो उनको है ना आपको बेहतर ढंग से दर्शाएगा ये। फिर लिंकिंग फैक्टर है। लिंकिंग फैक्टर का मतलब है कि मान लो 2011-12 का जो पहले आधार वर्ष था तो उसको अब चेंज करके 22-23 किया है, तो जो पहले का था और बाद का जो है उन दोनों को मिक्स करके उसके गणना करके उसके बाद में दिखाया जाएगा। जो पहली दूसरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में शायद हो सकता है कि उसको बंद कर दें, पर शुरुआत के अंदर ये लिंकिंग फैक्टर दिखाएगी सरकार, ठीक है। और उसके लिए सूत्र वगैरह भी बताया गया है, ये हमारे काम का नहीं है। बस मैंने कल ये बताया था आपको कि ज्योमेट्रिकल मीन का यूज किया जाएगा, अरिथमेटिकल मीन की बजाय ज्योमेट्रिकल मीन है उसको यूज में लिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।
अब उपयोग आधारित 6 श्रेणियां थी, पहले भी 6 थी और अभी भी 6 हैं। ये श्रेणियां हैं, जैसे मतलब यूज बेस्ड कैटेगरी है, प्राइमरी गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 हैं, उनको आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हो, ये 6 हैं। और उसके बाद में डेटा मापन, मात्रा व मूल्य, जैसे कि पहले ये समरूप वस्तुएं थी, कुछ समरूप वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लो कि साबुन हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज जिनके पैकेट एक जैसे होते हैं, तो वो समरूप वस्तुएं हो गई। और उसके अलावा विषम रूप हैं। विषम रूप का मतलब ये हो गया कि मान लो हम इंपोर्ट करके कुछ गाड़ियां मंगा रहे हैं, तो गाड़ियों का कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और इनको वस्तुओं के आधार पर, वस्तु की जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी के आधार पर होगा, और ये होगा कि उनकी कीमत के हिसाब से, कि मतलब कितनी कीमत है इनकी। जो विषम वस्तुएं हैं, जैसे मतलब मैंने बताया कि गाड़ी हो गई या फिर कोई मशीनरी हो गई, तो उनकी कीमत ही होती है। आपको पता है कि उनके नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो एक जैसी, वो दिखने में एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो इस आधार पे डेटा का मापन है तो वो अलग अलग आधार पे किया जाएगा। और जो 1 महीने से अधिक उत्पादन अवधि वाली वस्तुओं के लिए प्रगति, वर्क इन प्रोग्रेस का, मान लो कि कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे मान लो कि एक बड़े जहाज का निर्माण कर रहे हैं अपन, और उसके अंदर यदि 1 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है बनाने के अंदर, आपको पता है 6 महीने, साल, 2 साल भी लग जाते हैं, तो उसको बनाने के अंदर जितना टाइम लग रहा है, तो इतने टाइम 1 महीने के अंदर आपने कितना निर्माण किया है, उसके अंदर कितना वैल्यू ऐड किया है, तो उसको काउंट किया जाएगा। जो लंबे टाइम वाली वस्तुएं हैं उनके लिए ये। फिर जो कारखाने हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, मतलब कि जो कारखाने पहले थे और बंद हो चुके हैं, तो उनको अब चेंज कर दिया गया है, उनको उनको काउंट नहीं करेंगे। जो नए कारखाने हैं उन्हीं को ही काउंट किया जाएगा। फिर इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, लेसेस फेयर फिक्स बेस्ट टाइप इंडेक्स फॉर्मूला। ये पीआईबी के अंदर भी हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि इसके लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद में एनआईसी 25, जो नया वर्गीकरण है, उसके अंदर एनआईसी 2025, जो मतलब लेटेस्ट डाटा है, तो उसको यूज में लिया जाएगा। जो पुराना डाटा है उसको यूज में नहीं लिया जाएगा। एनआईसी 2025 का मतलब क्या हुआ? एनआईसी मैंने आपको बताया कि अलग अलग वर्गीकरण कर रखा है सरकार ने अलग अलग मदों का। उसके अंदर एनआईसी 2, 3, 4 वाला जो मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में, तो वो, तो 2025 का जो नया वर्गीकरण है उसका उपयोग होगा। फिर है डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब होता है अपस्फीति कारक। मान लो किसी इंडस्ट्री ने एक मशीन बनाई है जो 2022 के अंदर उसकी वैल्यू मान लो 100 रुपए थी, और उसके बाद में 2024 के अंदर उसकी वैल्यू 120 रुपए हो गई है। मान लो कि 120 रुपए ये 2024 के अंदर हो गई, तो सरकार को लगेगा कि उत्पादन बढ़ गया, लेकिन ये मशीन है, मशीन तो एक ही है। पहले भी एक ही मशीन बना रहे थे 100 रुपए के अंदर, और अभी भी एक ही मशीन बना रहे हैं। तो मूल्य बढ़ने से ये मतलब नहीं है कि आपका उत्पादन बढ़ चुका है। और आईआईपी उत्पादन सूचकांक है, ठीक है, तो इसको कम करने के लिए ये 120 रुपए हैं, तो इसकी मात्रा को हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट तक लाने के लिए पहले सरकार क्या करती थी कि डब्ल्यूपीआई का यूज में लेती थी। थोक मूल्य सूचकांक आपको पता है, उसका पहले यूज में लेती थी, और उसी को ही कम करके, मतलब इसी को ही डिफ्लेटर कहते हैं, कि उसको कम करके और सही आंकड़े निकालने की कोशिश करती थी, लेकिन वो आंकड़े सही नहीं होते थे। अब सरकार क्या करेगी, डब्ल्यूपीआई की बजाय उसको कम करने के लिए अब उत्पादन मूल्य सूचकांक है, आउटपुट पीपीआई है, इसका यूज में लेगी। ठीक है, आउटपुट पीपीआई है, इसको यूज में लेगी अभी डब्ल्यूपीआई की बजाय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में डेटा अनुपलब्धता है। यदि मान लो कोई कंपनी है तो वो 6 महीने से अपना डाटा नहीं दे रही है, उसके कंप्यूटर खराब है या फिर वर्कर नहीं है, कुछ भी कारण होंगे, तो अपना डेटा नहीं दे पा रही है, सरकार को डेटा नहीं दे रही कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, आईआईपी के लिए सरकार बनाती है, और वो कोई नियम बनाएगी, वही अप्लाई होंगे। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ में आईआईपी वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज जो पीआईबी की न्यूज़ थी उसके अंदर 34 क्वेश्चन थे, और उनको मैंने कोशिश की है कि सॉल्व करने की, आपके लिए इजी बना के देने के लिए। और फिर भी यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप जाके पीआईबी के अंदर जो 25 तारीख की न्यूज़ है उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो, और आपको वहाँ से यदि समझ में आता है, तो मैंने ईजी करने की कोशिश की, वहाँ पर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। और ये है हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे। हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो लॉन्च हो चुका है, और ये 10 जून से इसकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी, और 6 महीने के लिए आंसर राइटिंग कोर्स होगा ये, और 300 पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन है वो डाले जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह इसके अंदर मेंस के लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी आपको,
और लाइव आंसर रिव्यू भी होंगे उसी टाइम पे। आप देख सकते हो कि एक मॉडल आंसर लेके आया जाएगा, पहले 10 मिनट का एक पीरियड होगा, उसके अंदर डिपेंड करता है कि वो 150 वर्ड का है या 250 वर्ड का है, उस पर डिपेंड करेगा। और फिर उसके बाद में आप लाइव आंसर राइटिंग जैसे ही करोगे, उसके बाद में सर मॉडल आंसर है वो दिखाएंगे आपको, और उसके बाद में आप उसकी फोटो बना के पीडीएफ लेके, फोटो लेके और पीडीएफ बना के, और बाद में आप इसको लाइव आंसर राइटिंग है तो एक ऑडियो फीडबैक के थ्रू ना आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी, टेलीग्राम आईडी मिलेगी, वहां पे धर्मेंद्र सर हैं, तो वो ऑडियो फीडबैक के थ्रू आपको कॉपी के बारे में बताएंगे कि आपने फॉर्मेटिंग सही की है नहीं की है, क्या गलती कर रहे हो आंसर राइटिंग के अंदर। और 6 महीने तक आपको आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, और टारगेट बेस्ड, ऐसे नहीं है कि पूरा सिलेबस है तो सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, और कुछ जो अपने पास में मटेरियल है वो भी आपको दिया जाएगा, आप अपना जो मटेरियल है वो भी आप देख सकते हो साथ में, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज 2 पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज थी, 2 न्यूज हैं, और इसीलिए आज क्या है टॉपिक कम करवा पाया हूं मैं। एक तो ये पीछे वाला इंपॉर्टेंट हो गया, उसके अलावा पीआईबी बैकग्राउंडर की 2 न्यूज हैं। अभी 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है, तृतीय भारत नॉर्डिक समिट हुई है। आपको पता है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, मैंने अभी जो 4-5 लेक्चर पहले आपको नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में अच्छे से बताया था, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पे गए हुए थे नॉर्डिक देशों के अंदर, तो वहाँ पे उस टाइम पे मैंने मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है, ये नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, जिन्होंने पहले लेक्चर देखे हैं वो। कि जो 5 देश हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है, ये 5 देश हैं, तो उनके साथ में हम किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, हमारी सॉफ्ट पावर है तो वो कैसे यहाँ पे पहुंच रही है, तो उसके बारे में एक ये डायग्राम दिया हुआ है, उसके थ्रू आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे नॉर्वे का पेंशन फंड है, उसके अंदर काफी सारा पैसा होता है, और ये जो गैस ऑयल फील्ड वगैरह ये सब है, तो वहां पे इनका निवेश भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये $28 बिलियन का इन्होंने निवेश किया है। फिर जैसे समुद्री अर्थव्यवस्था है उसके अंदर, और आर्कटिक सहयोग, इसके अंदर नॉर्वे का काफी योगदान रहता है। आर्कटिक के अंदर आपको बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कि आर्कटिक के अंदर कौन कौन सी 2 वेधशालाएं हैं हमारी, और नहीं है तो आप देखना एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद में ओस्लो कल्चर फेस्टिवल है, तो उसके अंदर भारतीय संस्कृति का हमें प्रभाव दिखता है, मतलब सॉफ्ट पावर। ये आईआर से रिलेटेड आर्टिकल है, तो आपको है ना कहीं भी मेंस के अंदर इन नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन मिलता है, तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली 5 ये पॉइंट है, ये डायरेक्टली वहां पे डाल सकते हो। इनको डालने की जरूरत नहीं है कि माल व्यापार कितना हुआ, ये हम इतना याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन हमें सॉफ्ट पावर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से देश के साथ में कौन सा हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये एक बता दिया कि ये आप लिख सकते हो। फिर जैसे डेनमार्क है, तो डेनमार्क के अंदर जैसे शिपिंग के अंदर हम सहयोग कर रहे हैं, स्मार्ट शहर विकास है तो इसके अंदर डेनमार्क हमारे यहाँ पे सहयोग कर रहा है, और एग्रीकल्चर है डेनमार्क के अंदर काफी फेमस है, और जैसे वहां पे गांधी पार्क है और नेहरू रोड है, ऐसे मतलब सार्वजनिक स्थान है जो भारतीय संस्कृति के लिए हेल्पफुल, मतलब दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति वहां पे मौजूद है। फिर फिनलैंड है, फिनलैंड के अंदर जैसे आईटी सेक्टर के अंदर वो मजबूत है फिनलैंड, और हमारे जो आईटी पेशेवर हैं तो वहां पे जाते हैं। फिर तेरवे और नमस्ते का श्रृंखला का आयोजन किया गया है, वहां का जो नमस्ते है उसको फिनिश लैंग्वेज के अंदर तेरवे कहते हैं। उसके बाद में स्वीडन है, स्वीडन के अंदर इंडोलॉजी का अध्ययन किया जा रहा है। स्वीडन में इंडोलॉजी मतलब जो इंडिया की संस्कृति है, तो उसका अध्ययन उपसाला वहां पे एक जगह है, शहर है, तो उस जगह 200 साल पुराना अध्ययन किया जा रहा है। 200 साल से वहां पे अध्ययन हो रहा है कि भारत की संस्कृति है वो किस तरीके से अच्छी है, ठीक है। और एक नमस्ते स्टॉकहोम उत्सव भी मनाया जाता है वहां पे। उसके बाद में आइसलैंड है, आइसलैंड है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है उसके लिए फेमस है, और फिशरीज के लिए फेमस है आइसलैंड, ठीक है। और आप इसको इंग्लिश के अंदर यहां पे देख सकते हो, मैं एक साथ में नहीं ले पाया इसको, तो लगभग मैंने जो कीवर्ड है वो इंग्लिश के अंदर वैसे बता दिए हैं आपको। फिर आगे चलते हैं। ये 3rd इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब शुरू हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2018 के अंदर शुरू हुआ था। ये 3रा सम्मेलन है, और नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी साझेदारी है, वो उनके पास में टेक्निकल एक्सपर्टीज है और हमारे पास में अच्छा मार्केट है, इसलिए दोनों आपसी साझेदारी इंपॉर्टेंट है दोनों की। और ये और क्या देखते हैं इसके अंदर, ये ओस्लो के अंदर हुआ है,
ठीक है। और प्रतिभागी कौन? भारतीय प्रधानमंत्री गए थे और यहाँ के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थे ये थे। और इतिहास क्या है, 2018 के पहले शिखर सम्मेलन में हुआ था, ये 18 में पहला हुआ था ये, ठीक है। फिर साझेदारी का आधार क्या है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है, पार्टनरशिप है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है, ठीक है। और इंडिया क्या देता है उनको? एक बिग स्केल ऑफ मार्केट देता है और टैलेंट है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी है इंडिया के पास में। तो इन दोनों की साझेदारी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं हम। आगे है मुख्य रणनीतिक बदलाव, की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। मतलब ये है कि पिछले एक दशक के अंदर हम नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके साथ में कैसा व्यापार कर रहे हैं। व्यापार के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 4 गुना तक व्यापार की हमारी भागीदारी है, द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ चुका है, और निवेश है वो 200% तक बढ़ चुका है पिछले एक दशक के अंदर, ठीक है। यही यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ये थीम क्या थी इसकी, तीसरे शिखर सम्मेलन की, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप, ठीक है। और इसके 8 मुख्य परिणाम थे, जैसे मतलब रक्षा के लिए या फिर समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए किस किस तरीके से हम योगदान दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये 8 की पॉइंट है, वो आप देख लो। जैसे हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए क्या है कि जैसे ब्लू इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी है, और उसके अलावा डिजिटल बुनियादी ढांचा है, जलवायु कार्यवाही है। इसका मतलब है कि ये ब्लू इकोनॉमी हो गई, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन के अंदर हम साथ में सहयोग कर रहे हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर सहयोग कर रहे हैं, वाटर और एजुकेशन के अंदर हम सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लाभ क्या होंगे? जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीन जोन है, भारत के अंदर ग्रीन जोन बनेगी का निर्माण होगा, ठीक है। भारत EFTA TEPA, भारत और जो 2 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर नॉर्वे और आइसलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये 2 कंट्रीज हैं, ये EFTA के अंदर शामिल है। EFTA के अंदर वैसे 4 देश हैं, एक तो स्विट्जरलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए, एक लिंचेस्टाइन है, अब इसको जो भी कहते हो, लिंकेस्टाइन कहते हो, लिंचेस्टाइन कहते हो, फिर उसके बाद में नॉर्वे है और आइसलैंड है। तो ये 4 देश हैं, 4 देशों के साथ में भारत ने EFTA किया है, मतलब TEPA किया है, कि मतलब FTA एक तरीके से, ठीक है। तो ये 4 देश हैं, इनके साथ में हमने किया है। इसके अंदर 2 तो ये नॉर्डिक कंट्रीज वाले ही हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक भागीदारी के अंदर हमारी योगदान हो रहा है हमारा। फिर EFTA, तो EFTA देशों का लक्ष्य क्या है कि $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम निवेश करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर 100 अमेरिकी डॉलर हम निवेश करेंगे। ये क्या है कि जो EU के साथ में हम FTA कर रहे हैं, तो उसका पूर्वगामी भी हम समझ सकते हैं इसको, कि पहले वो चेक करेंगे कि इंडिया के अंदर निवेश है तो किस तरीके से हेल्पफुल होगा, और उसके बाद में EU के साथ में भी अभी FTA हो गया है, ठीक है। फिर जलवायु कार्यवाही है, जलवायु कार्यवाही के अंदर हम क्या सहयोग कर रहे हैं? जैसे मिशन लाइफ भारत ने दिया था, ठीक है। तो उस मैंने बताया था मिशन लाइफ के बारे में अभी थोड़े दिन पहले ही, तो मिशन लाइफ किया है, तो उसके अंदर भी भारत सहयोग कर रहा है, भारत का सहयोग कर रहे हैं ये दोनों एक साथ में। फिर नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर सहयोग कर रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, भारत और नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो आर्कटिक क्षेत्र के अंदर सहयोग कर रहे हैं, जैसे पोलर रिसर्च करना, या फिर स्टेम टेक्नोलॉजी है, या फिर वहाँ पे क्लाइमेट चेंज वगैरह है, तो उसके लिए सहयोग करना। इस तरीके से आर्कटिक क्षेत्र के अंदर भारत और नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो सहयोग कर रहे हैं। इसका फोकस एरिया क्या है? पोलर रिसर्च है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ऐसे मुद्दों पर अनुसंधान वगैरह करना। और उसके अलावा भारत के लिए महत्व क्या होगा इसका, कि जैसे आर्कटिक क्षेत्र है तो बर्फ पिघलने के का सीधा असर भारत के मानसून और मौसम पैटर्न और कृषि उत्पादकता पर पड़ता है। आपको पता है कि आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जब बर्फ पिघलेगी तो भारतीय मानसून है तो वो नेगेटिव तौर पे प्रभावित होगा। तो उसका उसका रिसर्च है, तो हमने रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह भी वहां पे स्थापित कर रखी है। और ये भारत के जो 1300 द्वीप हैं, तो उनके लिए खतरा हो सकता है यदि आर्कटिक की बर्फ पिघलती है तो उनके लिए एक स्थिरता प्रदान करेगा। फिर स्टेम टेक्नोलॉजी और 6G अनुसंधान भी कर रहे हैं हम। उसके अलावा हम देखते हैं जो पहल है, पहल क्या है कि साइंस टेक स्टेम टेक्नोलॉजी है, तो उसकी भी हम पहल कर रखी है इनके साथ में। और भविष्य की तकनीक है, जैसे मतलब 6G वगैरह है, तो ये भी हम साथ में पार्टनरशिप करके, और 6G टेक्नोलॉजी है वो भी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हम इनके साथ में जो समुद्री अर्थव्यवस्था है, तो उसको, जैसे इंडो पैसिफिक है तो इसके अंदर ब्लू इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक है, तो इसके अंदर भी सहयोग कर रहे हैं। जैसे इनकी एक्सपर्टीज है कि जहाज पुनर्चक्रण के अंदर, मतलब सस्टेनेबल शिप रिसाइकिल है, तो इसके अंदर इनकी एक्सपर्टीज है इन देशों की, तो इसके अंदर हम ये सहयोग कर सकते हैं। फिर हमारा एक विजन है महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, अक्रॉस द रीजन है शायद ये, ठीक है। तो ये हमारा एक विजन है, पहले सागर था, उसके बाद में हमने महासागर कर दिया कि हमारा एरिया है वो काफी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो उसके विजन के अनुरूप हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। उसके अलावा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, तो उसके माध्यम से भी हम एक मुक्त और खुले जो शांतिपूर्ण हिंद महासागर की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं हम इन देशों के साथ में यदि सहयोग बना के चलते हैं तो, ठीक है। फिर रक्षा उत्पादन में 100% एफडीआई की डिफेंस सेक्टर के अंदर ये देश हैं, तो इनको भारत ने 100% एफडीआई के लिए न्योता दे रखा है, ठीक है। तो ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है तो वो उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो बड़ा कदम है, क्योंकि भारत है रक्षा कॉरिडोर, रक्षा कॉरिडोर आपको पता होना चाहिए, एक तो यूपी के अंदर बन रहा है, एक तमिलनाडु के अंदर बन रहा है ना। तो रक्षा कॉरिडोर भारत ने अनाउंस कर रखे हैं, तो उसके अंदर योगदान दे सकते हैं ये, फिर इससे रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, वो सब बातें हैं, ठीक है। फिर टैलेंट मोबिलिटी है कि यहाँ पे जो इंडिया के अंदर टैलेंट है तो वो वहाँ पे जाके जॉब ले सकें या फिर वहाँ पे भी योगदान दे सकें, तो टैलेंट मोबिलिटी है, उसके लिए भी ये सहयोग कर रहे हैं। फिर भारत की आर्कटिक नीति है, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी है, ठीक है। तो इसका शीर्षक क्या है, भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण करेंगे। इसके 6 स्तंभ हैं, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद में जलवायु और पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, आर्थिक और मानव विकास किया जाएगा, उसके अलावा परिवहन और कनेक्टिविटी, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। इस तरीके से इसके 6 विजन है ये, ठीक है। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के 6 विजन है, ये आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हो। अगली न्यूज पीआईबी बैकग्राउंडर से है, और ये ग्रामीण भारत के अंदर जल शासन से संबंधित है, कि मतलब वाटर बजटिंग है, जल बजट है, तो वो क्या होता है उसके बारे में न्यूज़ है। और ये पीआईबी बैकग्राउंड के आज 2 न्यूज़ हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी आज ज़्यादा हो जाएगा शायद। तो आपको पता होना चाहिए कि जल बजटिंग है तो वो क्या होता है। जल बजटिंग एक ज्योग्राफिकल एरिया है, तो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई उसको मैनेज करने का जो तरीका होता है उसी को ही वाटर बजटिंग कहते हैं, ठीक है। कि मान लो कि एक क्षेत्र है, एक गांव है, गांव के अंदर कितना वाटर आ रहा है, जैसे मतलब आप अलग अलग जगह से आ सकता है, मतलब वर्षा का जल हो गया या फिर भूमिगत जल हो गया, ठीक है, या फिर कोई नदी वगैरह है उससे है, और आप कहाँ कहाँ उसको उसको यूज में ले रहे हो, आप यूज कहाँ कहाँ ले रहे हो, जैसे कृषि के अंदर, मवेशी वगैरह। तो इन दोनों को जो मिला के जो बजट निकाला जाता है वही जल बजट है। और जल बजट को गांव क्षेत्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी उसको कैसे मैनेज किया जाए उससे संबंधित ये आर्टिकल है, ठीक है। वैसे तो इंडिया का ही है, और इंडिया के अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी प्रथाएं चल रही हैं, कौन सी स्कीम है, वो सब इसके अंदर एक साथ में बता रखी हैं। जैसे पहली बात तो आपको डेटा पता होना चाहिए कि कौन कौन से हम डेटा यूज में ले सकते हैं। जैसे भारत है, भारत में 3880 BCM ये औसत वर्षा होती है, ठीक है। और ये वास्तविक उपयोग योग्य जल सिर्फ हमारे पास में 2000 के समथिंग ही है, ठीक है। फिर दुनिया के अंदर दुनिया की इतनी परसेंट आबादी, 17.5% तो हमारे यहाँ पे आबादी है, और 11.6% मवेशी हैं, जो जल संसाधन है उन पे भारी उनकी निर्भरता है। तो क्या है कि 80 से 90% जल का उपयोग केवल कृषि के अंदर ही होता है। इसके अंदर से जो 80 to 90% पानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृषि के अंदर ही होता है। और फ्यूचर चैलेंज क्या है कि जैसे 2050 तक है ना, हमें सिंचाई के लिए इतना पानी चाहिए होगा, और उसको पूरा करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, सरकार क्या कर रही है, वो सब इसके अंदर बता रखा है। तो जल बजटिंग क्या होती है, वही है जो मैंने बता दिया। जैसे किसी गांव या जल क्षेत्र वगैरह कोई भौगोलिक इकाई है, ज्योग्राफिकल एरिया है, यूनिट है, तो उस जगह आपूर्ति और मांग उसका आकलन करना। जैसे जैसे मांग के अंदर क्या क्या आएगा, घरेलू मांग, मवेशियों की मांग, सिंचाई की मांग और औद्योगिक मांग। मतलब डोमेस्टिक डिमांड क्या है, लाइफ स्टॉक की डिमांड क्या है, इरिगेशन डिमांड क्या है, और इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। तो एक तरफ डिमांड हो गई, और दूसरी तरफ सप्लाई कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे वाटर रिसीव्ड फ्रॉम अदर एरियाज, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब, ठीक है। तो इसी को ही वाटर बजटिंग कहते हैं। उसके आगे चलते हैं हम। जल बजटिंग का महत्व क्या है, जैसे कि सरकार है तो कोई भी स्कीम लेके आ रही है, या फिर एक जो कम पानी वाली जगह से दूसरे पानी वाली जगह पे वाटर ट्रांसफर करना है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ ही करोगे, ऑब्वियस है। तो कैसे ट्रांसफर करना है तंगी वाले क्षेत्रों की तरफ, उनकी पहचान करके और उनके उद्योगों के उपयोग को कम करने के लिए ये सब जो मतलब नीतियां बनाएगी, तो वो वाटर बजटिंग के आधार पर सरकार नीतियां बना सकती है। उसके बाद में
कृषि अनुकूलन है, तो नाबार्ड कहता है कि आप ऐसी जगह एक ऐसी फसल लगाओ जो वहाँ पे जितना पानी है उसी आधार पे आप फसल लगाओ, तभी वो एक सक्सेसफुल फसल होगी और आपकी उत्पादकता भी वैसे ही बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये उस नाबार्ड के साक्ष्य के अनुसार उन्होंने बताया था। उसके बाद में व्यापक दृष्टिकोण है कि जैसे मवेशी है, मत्स्य पालन है, ऐसे संबंध क्षेत्र है, जल आवश्यकताओं को भी अपने मूल्यांकन में शामिल करता है इससे, जिससे संतुलित आवंटन सुनिश्चित होता है कि सबको शामिल किया जाता है बजट के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि मवेशियों के लिए पानी, मत्स्यों के लिए, अलग अलग के लिए कैसे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है। उसके बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, जैसे अटल भूजल योजना है 2019 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये 229 ब्लॉक हैं, 7 राज्य हैं जहां पे पानी कम है, ऐसे 7 राज्य हैं, वाटर स्टेट हैं, और 229 उनके ब्लॉक हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है, और भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक है तो ये 50-50 के पार्टनरशिप से करते हैं। ये नॉर्मल डेटा है, ये आपको पता ही होगा वैसे। ठीक है, तो उसकी सफलता क्या है कि अभी है ना 180 ब्लॉक है ना, उनके अंदर भूजल के अंदर जो ग्राउंड वाटर है तो उसके अंदर सुधार देखा गया है अभी। फिर पारंपरिक प्रणालियों का पुनरुद्धार, जैसे कि जोहड़ है, बावड़ी है, गोकट्टे हैं, ठीक है, कल्याणी है और डिग्गी है, ये ऐसी पारंपरिक जल सुरक्षा की प्रणालियां थी, तो इनके अंदर भी हम सुधार कर सकते हैं कि रिवाइवल किया गया है। जैसे गोखरू, गोकट्टे, बावड़ी, जोहड़, टांका, कल्याणी और डिग्गी। ठीक है, तो इनको भी मजबूत बनाया गया, सुदृढ़ किया गया इनकी इन प्रणालियों को। फिर है जल बजट निर्माण। अब इतने जो ग्राम है, 8,203 गांव हैं, उनको उनकी पंचायतों को जल बजट तैयार कर लिया इन्होंने। 8,203 गांवों ने जल बजट तैयार कर लिया है, और इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, हालांकि पीआईबी के अंदर एक लिस्ट दे रखी थी, उसके अंदर सबसे ऊपर गुजरात है। ये यदि आप लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, गुजरात है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा है। फिर सरकार ने और क्या किया है, राष्ट्रीय जल मिशन लेके आई है सरकार। तो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है, ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जल को कैसे बचाया जाए, वाटर स्ट्रेस के अंदर कैसे काम किया जाए। तो नारी शक्ति से जल शक्ति, और उसके अंदर उत्तराखंड के अंदर है तो 1645 ये कुछ है, ट्रेंड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर राज्य स्तरीय पहल, राज्य क्या क्या कर रहे हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना एक मॉडल है जो हर जगह आप आंसर राइटिंग के अंदर यूज लेते हो, मेरे को पता है, और यदि जो अभी नए देख रहे हैं तो वो हिवरे बाजार मॉडल है। ये 1980 के समथिंग का था, वहां पे उस गांव के अंदर पानी एकदम खत्म हो चुका था, और ये हिवरे बाजार मॉडल, वहां के एक सरपंच बने थे, शायद पोपट राव पवार नाम है उनका। ठीक है, तो वो सरपंच बने थे, और उसके बाद में इसकी कायाकल्प हो गया कि उन्होंने उस जगह, जो गांव था हिवरे बाजार है, महाराष्ट्र के अंदर गांव है, उसके अंदर एग्रीकल्चर की इतनी अच्छी अच्छी एक प्रैक्टिसेस चालू की कि कम जो पानी लेने वाली फसलें हैं तो उनको यूज में लिया जाएगा, और बोरवेल है तो एक सीमा है, उसके नीचे हम बोरवेल नहीं खोदेंगे। उसके अलावा जो मवेशी हैं तो उनको खुले के अंदर चराई वगैरह ये उससे मना कर दिया गया था। ऐसे करके काफी सारी चीजें उन्होंने, इनोवेटिव चीजें उन्होंने अप्लाई की थी, और उसके बाद में ये एक सफल मॉडल बन गया था, हिवरे बाजार मॉडल। ठीक है, ये योजना कुरुक्षेत्र हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाता होगा ये। फिर गांवों ने ग्राम सभा स्तर पर जल बजट बनाया और गहरे बोरवेल पर प्रतिबंध लगा दिया, यही चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद में काफी सारे गांव हैं तो उन्होंने इस लक्ष्य को भी हासिल कर लिया है। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, ये राजस्थान का है, और जल संवर्ग के द्वारा या फिर अलग अलग तरीके से राजस्थान के अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए स्कीम लेके आए थे, और इसकी वजह से 4% की वृद्धि हुई है। जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर है, तो इसके अंदर 4% तक बढ़ा है। ठीक है, और इतने लाख पशुओं को है ना लाभ मिला है इससे। फिर जलयुक्त शिविर अभियान है, ये महाराष्ट्र का है, 2014 के अंदर महाराष्ट्र ने शुरू किया था, और इसके अंदर क्या है, जियो टैगिंग और मोबाइल ऐप के थ्रू है ना जल संरक्षण किया गया है। ठीक है, और भूजल स्तर है तो उसके अंदर बढ़ गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है, वरुणी वेब एप्लीकेशन। वरुणी वेब एप्लीकेशन है, तो ये सरकार, जो ऑटोमेटेड डेटा है, सरकार के पास में काफी सारा डेटा पड़ा रहता है, उसके द्वारा अलग अलग ब्लॉकों के अंदर कितना पानी कम है, कितना ज्यादा है, स्कार्सिटी कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए सरकार ये वेब एप्लीकेशन लेके आई है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जर्मनी के सहयोग से, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत और जर्मनी की परियोजना है। ठीक है, और इसमें सरकारी डेटा है, वो वर्षा, भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, इसका उपयोग करके किया जाएगा। मतलब इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है ये, इसको WASCA भी कहते हैं।
ठीक है। उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है और रूरल डेवलपमेंट है, ये भी साथ में है। और नीति आयोग है, ये इसके अंदर एडवाइजरी तरीके से, इस तरीके से काम करता है। टेक्निकल असिस्टेंस है तो वो नीति आयोग देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैनुअल तरीके से हम डेटा वगैरह हर एक ब्लॉक स्तर पे ना बजट ऐसे नहीं बना सकते हैं। और एआई वगैरह ऑटोमेटेड तरीके से यदि हमारे पास में डेटा है, हम उसको फीडबैक के तौर पे दे के, उसको प्रॉम्प्ट दे के यदि हम बजट बनवाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। तो ये एक वेब एप्लीकेशन बनाई है सरकार ने, ठीक है। वरुणी वेब एप्लीकेशन है, जर्मनी के सहयोग से है। फिर निष्कर्ष क्या है कि जल संकट से निपटने के लिए समुदाय आधारित जल बजटिंग, सरकारी नीतियों और वरुणी जैसी स्मार्ट तकनीकों का एकीकरण करके ग्रामीण भारत में संवहनीय भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। फिर आगे है सार्थक पीडीएस और स्मार्ट पीडीएस, इन दोनों से संबंधित है। अभी इनको क्या है, मर्ज कर दिया गया है। दो स्कीम थी ये। स्मार्ट पीडीएस आपको पता है कि भ्रष्टाचार वगैरह ज्यादा होता था पीडीएस सिस्टम के अंदर, तो इनके लिए एक ऑनलाइन वगैरह करना, वित्तीय प्रणाली को ऑनलाइन करना। फिर उसके बाद में जैसे पीओस वगैरह है, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी, आधार इनेबल्ड बनाना, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें स्मार्ट पीडीएस के तहत की गई थी। अब सार्थक पीडीएस क्या है कि सार्थक पीडीएस के अंदर एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंदर जो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, जो एक राज्य मतलब केंद्र भेजता है राज्यों के अंदर, तो ये आवाजाही होती है तो उसको ट्रैकिंग वगैरह करना, ठीक है। कि मतलब जो जीआईएस माध्यम से, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से इनको ट्रैक करना कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा रहा है तो वो माल सही है या नहीं है, सही मात्रा में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। फिर उसके बाद में जैसे जो ये डीलर हैं, तो डीलरों के लिए जो मार्जिन मनी है तो उसको ऑनलाइन भुगतान करवाना, ये दो काम मेनली इसके सार्थक पीडीएस के थे, तो इनको मर्ज कर दिया है अभी, ठीक है। इसी के बारे में न्यूज है। तो सार्थक पीडीएस है, तो ये आपको बताया मैंने। इसके फुल फॉर्म आप देख लो। राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता, सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आए, असिस्टेंट इन राशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, इनकम विद ऑटोमेटेड इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये पता नहीं एस कहाँ गया इसके अंदर ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य काम है कि राशन में परिवहन, जैसे मतलब मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय आवाजाही, ठीक है, उसको सुनिश्चित करना। और जो राशन डीलर हैं, जो उनका कमीशन है, बीच के अंदर मार्जिन मनी रहती है उनकी, जो वो पहले दे देते हैं, उसके बाद में उनके पास में भुगतान बाद में आता है, और उनको वित्तीय सहायता ये प्रोवाइड करवाने के लिए ये सार्थक स्कीम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एआई का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, मशीन लर्निंग का, इसका, इन सब जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और स्मार्ट क्या है, स्मार्ट भी वही है, ये पहले थी। और इसका पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना, ठीक है। और आप इंग्लिश के अंदर उधर देख सकते हो, सार्थक पीडीएस है। और काम क्या है इसका, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी ये, और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राशन कार्डों को पूरी तरह डिजिटल करना। इसका काम था कि राशन कार्ड को डिजिटल करना, फिर आधार से जोड़ना, फिर ईपीओएस और ऑनलाइन सप्लाई चेन को मजबूत करना, मैनेज करना, इस तरीके से इसके काम थे। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, सार्थक और ये समर्थ है, पीडीएस है, ये मर्ज हो गए हैं। फिर आगे है कोलकाता है, वो योगा डे है, उसको होस्ट करेगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये इसकी इस बार 21 जून को जो होने वाला है उसकी थीम है। और अभी खजुराहो के अंदर इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। और खजुराहो के अंदर जो मंदिर हैं वो अभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आप हिस्ट्री के अंदर जाके और इसको एक बार देखना, और ये नोट्स हैं इसके साथ में ऐड करना, या वहां पे आप ऐड कर लेना कि खजुराहो को अच्छे से देखना। इसके अंदर इतनी अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है, खजुराहो के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, सिर्फ इतना बता रखा है खजुराहो से शुरू हुआ है। इसके अलावा एक और न्यूज़ थी खजुराहो से संबंधित थी, लेकिन वो भी यही था कि यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हुआ है। फिर उसके बाद में एक ये छोटी छोटी न्यूज़ें हैं, दो तीन, हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ें हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन है, ये जींद से लेके सोनीपत तक 75 किलोमीटर, ये पहली ट्रेन चलने वाली है, बस इतना ही है इसके अंदर। उसके बाद में एक छोटी सी न्यूज है, जैसे न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा है, उत्तराखंड के हैं, और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 217 की धारा 1A 217 1A, इसके तहत इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति को देते हैं, ये आपको पता है। बस इतनी न्यूज़ है कि आर्टिकल आपको याद रखना है और उसके अलावा राष्ट्रपति को याद रखना है,
ठीक है, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल वगैरह इतना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आईआईपी से संबंधित है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और दूसरा जल शासन से संबंधित है, ग्रामीण भारत के अंदर। ये 2 मेंस के क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करना खुद से। ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।